अस्सलामु अलैकुम नाजरीन किसरा परवेज़ 4-5 दिनों बाद वापस आया। इस अरसे में अज़दीबा 2 बार शिरविया से मिली। उसने अपने दिल का जिस्म और ज़बान के जादू से शिरविया को बाप का जानी दुश्मन बना दिया। इस दौरान जर्नैल और 4-5 आला अफसर शिरविया से मिलते रहे और उसके दिमाग पर नक्श कर दिया कि किसरा फारिस वही है, उसका बाप सल्तनत को तबाह कर देगा। किसरा परवेज़ वापस आ गया। 1-2 दिनों बाद वो अज़दीबा को साथ लिए तख्त तऊस पर बैठा था। शिरविया भी दरबार में मौजूद था। इधर मुसलमानों का लश्कर इराक में दाखिल हो गया। सल्तनत फारिस की फ़ौज के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी आधी भी नहीं थी। इसके अलावा फारिस की फ़ौज नीम ज़रा पोश थी। इसके बावजूद मुजाहिदीन इस्लाम ने फारिस की फ़ौज को हर मैदान में पसपा किया और उनके हर कले पर इस्लाम का परचम लहराया और फारसी अपने ज़ख्मियों और लाशों को छोड़कर पसपा होते चले गए। मुजाहिदीन के सिपा सलार खालिद बिन वलीद और उनके दस्ते रास्त मसना बिन हारसा थे। मुजाहिदीन इस्लाम ने दरियाए फरात के किनारे पर बेशतर शहर और कस्बे फतह कर लिए और अब वो मदैन की तरफ बढ़ रहे थे, जो सल्तनत फारिस का दारुल हुकूमत था। मदैन महल्लात का शहर था। ये फारिस के बादशाहों की गद्दी थी। ये एक हंसता मुस्कराता बारौनक शहर था, लेकिन इस शहर की मुस्कराहटें गायब हो गईं और सारे शहर पर खौफ हरास तारी हो गया। मुसलमानों के रास्ते में आने वाले शहरों से भागे हुए लोग मदैन पहुंच रहे थे। उनमें जरतुश्त के पुजारी और ईसाई ताजर भी थे। उनके पास मालो दौलत था, जिसे मुसलमानों से बचाने की खातिर वो भागते और पनाहें ढूंढते फिर रहे थे। कलू और मैदान जंग से भागे हुए अफसर, ओहदेदार और सिपाही भी मदैन पहुंच रहे थे। शहरी भी खासी तादाद में पहुंचे थे। उन्होंने मदैन में मुसलमानों की दहशत फैला दी। एक रोज़ फारिस के उमरा, वज़रा और कई ज़ोमा इकट्ठे हुए। क्या तुम सब सल्तनत फारिस की यह ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हो? उनमें सबसे ज़्यादा मुअम्मिर अमीर ने कहा। ज़िल्लत और रुसवाई नहीं, तबाही कहें। एक और अमीर बोला, आधे से ज़्यादा इराक पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। हमारी वह फ़ौज जिसने रूम के हरकल को शिकस्त दी थी, अब अरबों के आगे पसपा होती और हथियार डालती चली आ रही है। जरतुश्त की लाना तो हम पर कि हम मदैन भी मुसलमानों के हवाले करके चलते बने। अब आप बोले, मोहतरम बुजुर्ग, मैंने जो कहना था वो तुमने कह दिया है। मुअम्मिर बुजुर्ग ने कहा, तुम सब जानते हो कि इस तबाही की वजह क्या है। खाना जंगी। ये भी एक किस्म की खाना जंगी है। एक गिरोह एक आदमी को तख्त पर बिठाता है तो दूसरा गिरोह उसे कत्ल करके अपने आदमी को तख्त पर बिठा देता है। ये तमाम बादशाह कत्ल होने के ही काबिल थे। अगर हम ये खूनी खेल तमाशाइयों की तरह देखते रहे तो सल्तनत फारिस का नामो निशान मिट जाएगा। खुद हम लोग जो यहाँ बैठे हैं एक दूसरे के हक में मुखलस नहीं, हम अंदर से एक दूसरे के खिलाफ हैं। ज़रा सोचो कि सल्तनत फारिसी ना रही तो क्या मुसलमान या रूमी तुम्हें ये हसीतें ये रुतबे देंगे जो हमें हासिल हैं? हम गुलाम होंगे, हमारी बेटियां लोंडियां बना ली जाएंगी। अब हमारा बादशाह उर्दशीर होगा। उर्दशीर में यह खूबी है कि मर्द मैदान है और जंगी क़यादत का माहिर है। हमें इस वक्त बादशाह की नहीं बल्कि लड़ने और लड़ाने वाले कैद की ज़रूरत है। अगर किसी को एतराज़ है तो बोले। सब ने तईद की और उर्दशीर को बुलाया गया। उर्दशीर नौशिरवा आदिल का पोता था। उसे इन उमरा वगैरह ने ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वह सल्तनत फारिस को संभाले। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं। उर्दशीर ने कहा, तो क्या मैं इसे कबूल नहीं करूँगा? हमारी फ़ौज की शिकस्त और पसपई की वजह आपस की दुश्मनी और खून खराबा है। इसकी जिम्मेदारी आप लें। मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मुसलमान फतह पर फतह हासिल कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद को मुसलमानों ने आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता बना रखा है। मैं उसे जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। और वह महाज पर चला गया। उर्दशीर अब सिर्फ जर्नैल ही नहीं था बल्कि शहनशाह फारस भी था। वो बगोले की तरह महाज पर गया। उसने अपनी फ़ौज के अफसरों को बुरा भला कहा, छोटे कमानदारों को गालम गलोच की, फ़ौज से खिताब किया, सिपाहियों को शर्म दिलाई और ऐलान किया कि भगोड़ों को घोड़ों के सुमो तले रौंद दिया जाएगा और पसपा होने वाले अफसरों और ओहदेदारों को उन झीलों में जिंदा फेंक दिया जाएगा जिनमें मगरमच्छ रहते हैं। अरब के इन बद्दों को इराक से निकाल दो। खालिद बिन वलीद को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। उनके सलारों को जिंदा पकड़ लो। मैं तुम्हें मदीना में देखना चाहता हूँ। वो धमाकों जैसी आवाज़ में बोल रहा था। उसकी आवाज़ पुरआज़म थी। वो बुल नहीं हाँक रहा था। फारिस की फ़ौज उस वक्त की ज़बरदस्त फ़ौज थी जिसके मुकाबले में मुसलमानों के लश्कर कोई हैसियत रखते ही नहीं थे। ये तो ममोले और शहबाज की लड़ाई थी, लेकिन फारिस की फ़ौज पसपा होती ही चली जा रही थी और उर्दशीर भी अपनी फ़ौज की इस पसपई को रोक ना सका। उर्दशीर जब खालिद बिन वलीद और मसना बिन हारसा की तूफ़ानी पेशकदमी के आगे नाकाबिल तस्कीर चट्टान बनने के लिए निकला था
तो उसके कानों में यही एक आवाज़ पड़ी थी, मुसलमानों ने फिलां शहर भी ले लिया है और फारस की फौज हौसले जज्बे हारे भागी चली आ रही है। उसे जब ये इतला मिली कि हीरा शहर में भी मुसलमान दाखिल हो गए हैं तो उर्दशीर बीमार पड़ गया। हीरा इतना बड़ा शहर और खूबसूरत शहर था कि उसे सल्तनत फारस का हीरा कहा जाता था। मुसलमानों ने यह शहर बगैर मुकाबले के ले लिया था। उर्दशीर पर खामोशी तारी हो गई और कोई पूरा सरार रोग उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। आखिर एक रोज़ इस सदमे ने उसकी जान ले ली। नाजरीन, इससे आगे के चंद वाक़यात हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ इन वाक़यात को सरसरी सा बयान करेंगे। वतन और कौम परस्त उमराव वज़रा ने उर्दशीर की बेटी आज़र मेदख्त को तख्त पर बिठा दिया। आज़र मेदख्त जवान सा लड़की थी और बहुत हसीन थी, शाह सवार और तेग जन थी और अमूर सल्तनत को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। उसमें कुछ ऐसे ही जौहर देखकर उसे तख्त पर बिठाया गया था, लेकिन उसने कुछ और ही जौहर दिखाने शुरू कर दिए। वहाँ सियाद खश नाम का एक जवान था जो शाही खानदान के दूर पार के रिश्तेदारों में से था। महल की दुनिया के बासी जानते थे कि आज़र मेदख्त सियाद खश में जो दिलचस्पी लेती है वो आम किस्म की दिलचस्पी नहीं। उन्हें महल के बाहर जंगल में भी इकट्ठे देखा गया था। यह शहजादी तख्त पर बैठी तो इसने अपने आप को सियाह सफ़ेद का मालिक समझ लिया। इसने पहला काम यह किया कि सियाद खश को बेशुमार जगीर अता कर दी और उसे हुकूमत में एक ऊंचा रुतबा दे दिया। फिर इसने सियाद खश के ख़ानदान पर नवाज़शात का मींह बरसा दिया। इन हरकतों की बिना पर शाही ख़ानदान ने आज़र मेदख्त की शादी एक वज़ीर फ़र्रुखज़ाद से कर दी। फ़र्रुखज़ाद कोई जवान आदमी नहीं था, उसकी उम्र 60 साल से कुछ कम थी और वह तारीख के एक मशहूर जर्नैल रुस्तम का बाप था। शादी की पहली रात आज़र मेदख्त और सियाद खश ने फ़र्रुखज़ाद को कत्ल कर दिया। कुरान दख्त एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में उर्दशीर की बेटी लिखा गया है। उसने फारस के शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात और उमरा की आपस की अदावत और तफरकाबाजी ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त कर रखी थी। चूँकि वो नेक तीना तोरत थी और वो मफाद परस्त नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते आ रहे हैं और मदैन तक को मुहासरे का ख़तरा लाहिक हो गया है और इधर आज़र मेदख्त ने सल्तनत की तबाही से नजरें फेर कर अपनी ज़ाती हुकूमत बना ली है, तो उसने फारस के मशहूर व मारूफ जर्नैल रुस्तम को पैगाम भेजा कि आपके वालिद फ़र्रुखज़ाद की मौत तिबी नहीं थी, तुम्हारे बाप को आज़र मेदख्त ने कत्ल किया है। रुस्तम ने जब यह पैगाम पढ़ा तो बगोले की तरह उठा। उसने कुछ सवार दस्ते मुंतखब किए और कहा कि बाहर के दुश्मन की निस्बत अंदर का दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता है। ख़तरा जो अपने घर से उड़ता है वो बाहर के ख़तरे से ज़्यादा तबाह कुन होता है। हम अपने उन साथियों और भाइयों से लड़ने जा रहे हैं जो फारस की इतनी बड़ी शहनशाही के लिए ख़तरा बन गए हैं। तुम्हें अपनी ही फ़ौज के खिलाफ लड़ना होगा। रुस्तम उन दस्तों को साथ लेकर चल पड़ा। उसकी पेशकदमी बहुत ही तेज़ थी। रुस्तम ने मदैन को मुहासरे में ले लिया। मदैन की फ़ौज ने मुहासरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुहासरा करने वालों का कायद रुस्तम था। शहर के अंदर पुरान शहजादी मौजूद थी। आज़र मेदख्त और सियाद खश को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम ने तमाम फ़ौज को एक जगह इकट्ठा करके आज़र मेदख्त और सियाद खश को एक चबूतरे पर खड़ा किया और फ़ौज के दोनों धड़ों को बताया कि इन दोनों ने किस तरह तख्त व ताज के लालच में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। रुस्तम ने सारी रुदात सुनाकर सियाद खश को आगे किया और अपनी तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा गया कि आज़र मेदख्त की आंखें निकाल कर उसे शहर से निकाल दिया जाए। दो सिपाहियों ने आज़र मेदख्त को मजबूती से पकड़ लिया और जल्लाद ने खंजर की नोक से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। इसके बाद वो तारीख से हमेशा के लिए गायब हो गई। रुस्तम ने उमरा से सलाह मशवरा करके उसी वक्त ऐलान कर दिया कि आज से पुरान मलका फारस है। वहीं ताज पोशी की मुख्तसर सी रस्म अदा करके पुरान ने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया कि आज से रुस्तम ही वजीर है और रुस्तम ही तमाम अफवाज का कमांडर इन चीफ है और सल्तनत के अहम अमूर के फैसले रुस्तम ही क्या करेगा। इस वक्त अबू उबैद 10,000 मुजाहिदीन के साथ एक मकाम खफान तक पहुँच गए। उन्हें इतला दी थी कि फारसियों का एक लश्कर फरात के किनारे किनारे हीरा की तरफ आ रहा है। अबू उबैद ने अपने मुजाहिदीन से खिताब करते हुए कहा कि पेशतर इसके के दुश्मन हीरा तक पहुँचे, हम अपने रास्ते में ही रोक लेंगे। हीरा और कादसिया के दरमियान एक मकाम गारक के करीब मुजाहिदीन ने जबान के लश्कर को रोक लिया। यह एक खून रेज लड़ाई थी। अबू उबैद को जंगी क़यादत का इतना तजर्बा तो न था, लेकिन उसने ज़रा सी भी घबराहट का मुजाहरा न किया और अपने 10,000 के लश्कर को ऐसी अच्छी तरह तकसीम करके लड़ाया कि फारसियों के कदम उखड़ गए। फारसियों में मुसलमानों की दहशत तो पहले ही मौजूद थी। मुजाहिदीन ऐसी बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन गैर मुनज़्ज़म होकर पसपा होने लगा। रुस्तम का यह लश्कर अपनी बेशुमार लाशें और तड़पते हुए जख्मी पीछे छोड़कर
ऐसा बिखरा कि मुजाहिदीन ने फांसी कमांडर जाबान और उसके नायब मरवान शाह को पकड़ लिया। मरवान शाह ने भागने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार करने वाले ने वहीं कत्ल कर दिया। जिस मुजाहिद ने जाबान को पकड़ा था उसे मालूम नहीं था कि यह फारिस की फौज का जर्नेल है। मेरे अरब दोस्त, जाबान ने मुजाहिद से कहा, मुझे पकड़कर क्या करोगे? मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मैं तुम्हें 2 जवान जंगी कैदी दूंगा। ये 2 बड़े कीमती गुलाम होंगे और मैं तुम्हें कुछ कीमती चीज़ें दूंगा। गुलाम और कीमती चीज़ें कहाँ हैं? मुजाहिद ने पूछा। मैं ये तुम्हारे हवाले करूंगा तो मुझे आज़ाद करना। जाबान ने कहा, लेकिन वादा करो कि गुलाम और कीमती अशिया लेकर मुझे आज़ाद कर दोगे। मैं अरब हूँ और मुसलमान हूँ। मुजाहिद ने कहा, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मेरे सिपा सलार के पास चलकर मेरे साथ मामला तय कर लो। जाबान मान गया। मुजाहिद उसे अबू उबैद के पास ले गया और बताया कि यह कैदी अपनी रिहाई के एवज क्या पेश कर रहा है। यह कोई सिपाही नहीं। एक मुजाहिद ने उसे पहचानते हुए कहा, यह फारसी फौज का सिपा सलार है। मैं इसे कत्ल करने गया था लेकिन यह बच निकला। इसे कत्ल कर दो। ठहरो, अबू उबैद ने कहा और जाबान को पकड़ने वाले मुजाहिद से पूछा, क्या तूने इसे 2 जवान जंगी कैदियों और कुछ कीमती अशिया के एवज आज़ाद कर देने का वादा किया था? हाँ सिपा सलार, मुजाहिद ने जवाब दिया, मैंने वादा किया था। फिर इसे कत्ल नहीं किया जा सकता। अबू उबैद ने कहा, एक मुसलमान इसकी जान बख्शी कर चुका है, इसे ले जाओ, इससे अपना ओजाना लो और इसे आज़ाद कर दो। मुसलमान को अपना वादा पूरा करना चाहिए। नाजरीन, इस तरह फारिस का एक तजर्बाकार जर्नैल आज़ाद हो गया। फारिस के दारुल हुकूमत मदाइन के महल के एक कमरे में फारिस का नामवर जर्नैल रुस्तम तेज तेज टहल रहा था। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम इकट्ठे रहें? पौरान ने रुस्तम से कहा था, तुम्हारी तरह मैं भी रातों को सो नहीं सकती। जंग की अगली खबर के इंतजार में जागती रहती हूँ। हाँ मलका फारिस, रुस्तम ने कहा था, यही बेहतर है कि हम इकट्ठे रहें। हम उस रात चैन की नींद सोएंगे जिस रात हमें यह इतला मिलेगी कि आखिरी मुसलमान का खून सरजमीन फारस पर बहा दिया गया है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पौरान ने जज्बाती से लहजे में कहा था, और क्या तुम ज़रूरी समझते हो कि मुझे मलका फारस कहो? पौरान कहा करो, हम दोनों का जज्बा एक है। फारस जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। रुस्तम ने उसकी तरफ देखा, बोला, वह कुछ भी नहीं था। पौरान नुखेज लड़की नहीं थी, जवानी के आखिरी हिस्से में थी, लेकिन बादशाह की बेटी थी, इसलिए उम्र से कम लगती थी और वह फारस के हुस्न का नमूना थी। उसके दिल में अरबी मुसलमानों की नफरत और फारस की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि भूल ही जाती थी कि वो हसीन और दिल का शोहरत है। उस रोज जब रुस्तम महल के एक कमरे में गुस्से और तफक्कुर की कैफियत में टहल रहा था, उस वक्त पौरान मदैन की शहर पनाह पर खड़ी उस तरफ देख रही थी जिधर से कासिद आया करते थे। मलका फारस, उसे अपने हक में आवाज़ सुनाई दी। उसने घूम कर देखा, उसके करीब किलादार खड़ा था। अगर मलका कासिद के इंतजार में हैं तो नीचे चली जाएं। किलादार ने कहा, कासिद आ चुका है और वो सीधा रुस्तम के पास गया है। रुस्तम ने मुझे क्यों नहीं बताया? पौरान ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ मलका मौज़मा? किलादार ने कहा। पौरान अपने आप से बात करने के अंदाज में दौड़ती हुई शहर पनाह से उतर गई। नीचे उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुई और ईड़ लगा दी। रुस्तम ने दरबान को बुलाया, जालेनूस से कहो कि फौरन मेरे पास आए। रुस्तम ने दरबान को हुक्म दिया। दरबान बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद दरवाज़ा बड़ी जोर से खुला। रुस्तम कमरे में खड़ा था और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। आ गए जालेनूस। रुस्तम ने दरवाजे की तरफ घूमे बगैर कहा, जाबान की खबर सुन ली तुमने? मैं खबर सुनने ही आई हूँ रुस्तम। रुस्तम तेजी से घूमा। जालेनूस की बजाय उसके सामने पौरान खड़ी थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि खबर अच्छी नहीं, पौरान ने कहा, इसलिए तुमने मुझे अभी तक बेखबर रखा है। जाबान और मरवान शाह ने सल्तनत फारस की बुनियादें हिला डाली हैं। रुस्तम ने शिकस्त खोरदा नहीं बल्कि गुस्सीले लहजे में कहा, दोनों ने मुसलमानों से ऐसी शिकस्त खाई है कि मरवान शाह को मुसलमानों ने पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया, और जाबान वो जिंदा है। रुस्तम ने जवाब दिया, कासिद ने बताया है कि जाबान भी पकड़ा गया था लेकिन उन्हें एक धोखा देकर जिंदा वापस आ गया है। अब तुमने क्या सोचा है? पौरान ने पूछा। जालेनूस को बुलाया है, रुस्तम ने कहा। वो आ गया होगा। रुस्तम बाहर निकला। फारिस की फौज का एक नामवर जर्नैल तारीख में जिसका नाम जालेनूस लिखा गया है बाहर खड़ा था। रुस्तम उसे अंदर ले आया। जालेनूस, रुस्तम ने उससे पूछा, क्या तुमने नमार की लड़ाई का अंजाम सुन लिया है? सुन लिया है, जालेनूस ने कहा। मैंने कासिद से पूछा था, तफसीलात का इल्म नहीं। तफसीलात सुनकर क्या करोगे? रुस्तम ने बेदिली से कहा,
مروان مارا گیا ہے اور جابان کسی طرح جان بچا کر عربوں کی قید سے نکل آیا ہے۔ ان دونوں کے دستوں کے بچے کچھ آدمی کسکر جا پہنچے ہیں جہاں اپنے جرنیل نرسی کا لشکر خیمہ زن ہے۔ تم فوراً کچھ دستے ساتھ لو، سوار دستے ساتھ لے جانا۔ جالینوس ملکہ فارس نے کہا، جنگ کے متعلق تمہیں رستم ہدایات اور احکامات دے گا، میں صرف یہ کہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے، لیکن فارس کو بچانا مشکل نظر آنے لگا ہے۔ اب آپ اچھی خبر ہی سنیں گی ملکہ فارس۔ جالینوس نے کہا، زرتشت کی قسم، پہلی شکستوں کا بھی انتقام لوں گا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو تیار کیا۔ مدائن پر خوف و ہراس طاری تھا۔ فارس کے اس مرکزی شہر کے لوگوں کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ آج فلاں جگہ سے فوج بھاگ گئی ہے اور آج مسلمان فلاں شہر یا فلاں قصبے پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان شہروں اور قصبوں کے لوگ بھاگ کر مدائن پہنچ رہے تھے۔ اب شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مروان شاہ اور جابان بھی شکست کھا گئے ہیں اور جالینوس آگے جا رہا ہے۔ مدائن کی گلیوں میں مجذوب سا ایک آدمی اوٹ پٹانگ بولتا اکثر نظر آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب جالینوس قومے کے دستے تیار کروا رہا تھا، یہ مجذوب شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ حسب معمول کبھی اونچی کبھی دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ شہر سے کچھ دور چلا گیا۔ آگے زمین نشیبی تھی اور درخت خاصے زیادہ تھے۔ مجذوب نشیب میں اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آ جا، یہ ایک آدمی کی آواز تھی جو ایک گھوڑے کی لگام پکڑے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجذوب دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ سوار ہو جاؤ اور نظر نہ آؤ، گھوڑے والے نے کہا۔ ابو عبید نہ مارک میں ہوگا، اسے یہاں کی پوری اطلاع دو۔ تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ مجذوب نے کہا، مجھے جالینوس کی کمک سے بہت پہلے ابو عبید تک پہنچنا ہے، اللہ حافظ۔ اور مجذوب نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ کوئی مجذوب نہیں بلکہ ایک ذہین اور دماغی لحاظ سے چاق و چوبند رہنے والا عربی مسلمان اشر بن اسامہ تھا۔ خالد بن ولید نے جہاں فن حرب و ضرب اور جنگی قیادت میں ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ دشمنوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا، وہاں جاسوسی کا ایک ایسا نظام قائم کیا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا انہیں خاصا قابل از وقت علم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے خصوصی طور پر عقل مند اور جاں باز قسم کے جاسوس دشمن کے شہروں میں بھیج دیے تھے۔ جالینوس ابھی اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے نہیں نکلا تھا کہ اشر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کے پاس پہنچ گیا۔ ابو عبید پاگلوں جیسے حلیے کے اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی اچھی نسل کا اور اتنا تندرست توانا گھوڑا کہاں سے لایا ہے۔ میرا نام اشر بن اسامہ ہے، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مدائن سے آ رہا ہوں، جاسوسی کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہا۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم جیسا آدمی جاسوس ہو سکتا ہے۔ کیا کسی سالار کو جانتے ہو؟ اگر مسنا بن حارثہ یہاں موجود ہیں تو وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اشر نے کہا، مسنا بن حارثہ ابو عبید کے ماتحت سالار تھے، انہیں بلایا گیا۔ انہوں نے اشر کو پہچان لیا اور ابو عبید کو بتایا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ اب میری بات سنیں۔ اشر نے کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں کسکر ایک مقام ہے جسے سکاتیہ بھی کہتے ہیں۔ فارس کی فوج کے بہت سے دستے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جن دستوں کو شکست دی ہے ان کے بھاگے ہوئے آدمی سکاتیہ چلے گئے ہیں۔ وہاں کے جرنیل کا نام نرسی ہے اور رستم اس کے لیے کمک بھیج رہا ہے۔ میرے حساب کے مطابق نرسی تک یہ کمک 4 روز بعد پہنچے گی۔ اشر بن اسامہ نے ابو عبید اور مسنا کو بتایا کہ جالینوس کتنی کمک لا رہا ہے۔ ابو عبید کے لیے یہ اطلاع بڑی قیمتی تھی۔ ابن حارثہ، ابو عبید نے مسنا سے کہا، جو تجربہ اب تک تجھے حاصل ہو چکا ہے وہ مجھے حاصل نہیں، لیکن ہم جالینوس کی کمک سے پہلے سکاتیہ پہنچ جائیں تو خدا کی قسم ہم فارسیوں کی کمر توڑ ڈالیں گے۔ اللہ کا نام لے ابو عبید، مسنا نے کہا، فوراً کوچ کا حکم دے۔ تو نے امیر المومنین کی ہدایات پر عمل کیا ہے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ساتھی سالاروں سے مشورہ کر لیا کرنا۔ تو نے ٹھیک سوچا ہے، اگر ہم فارسی جرنیل نرسی تک جالینوس سے پہلے پہنچ گئے تو اسے الگ اور جالینوس کو الگ شکست دے سکیں گے، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ابو عبید نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے سالاروں نائب سالاروں کو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہدف کیا ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر سے یہ روایت چلی تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، دشمن نفری کے لحاظ سے 3 گنا طاقتور تھا، اس کے پاس گھوڑے زیادہ اور ہتھیار بہتر قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے تعداد کی کمی اور ہتھیاروں کی کمی کو جذبے اور جنگی فہم و فراست سے پورا کیا تھا۔ اس کے بعد یہی روایت چل پڑی کہ مسلمان ہر دور میں اور ہر میدان میں کم تعداد میں لڑے
اور فتح یاب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں دوسری خوبی یہ پیدا کر دی تھی کہ کوچ اور پیش قدمی اس قدر تیز ہوتی تھی کہ دشمن حیران ہو جاتا تھا اور بوکھلا اٹھتا تھا۔ ایک وصف جو خالد بن ولید اور ان کے پائے کے سلاروں نے اپنے مجاہدین میں پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ نظم و نسق برقرار رکھیں اور حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ تھی امیر کی اطاعت، جسے مسلمان ایک فریضہ سمجھتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ خوبی اس وقت کے ہر امیر اور ہر سالار میں تھی کہ وہ ذاتی معاملات اور پسند ناپسند اور تعصبات سے پاک ہوتے تھے۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح تعداد نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ نرسی کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی۔ وہ اس وقت کے جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح تھی اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفروق میں 2 مورخوں بلاجری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 ماموزاد بھائی بندویہ اور تیرویہ میمنہ اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جوہر جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں بندویہ فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویہ بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دی تھیں۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بےتابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع دے۔ نرسی کی فوج میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال مروان شاہ اور جبان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سکاتیہ میں نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے انسان مسلمان نہیں جنات اور بھوت ہوں، ہم جنوں اور بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ گئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ بھگوڑے غدار ہیں، میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا ڈالوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ یہ اب عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے اپنے سپاہیوں کے لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کے کھانے کے دوران جرنیل بندویہ نے جرنیل نرسی سے پوچھا۔ نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور دیگر امور کے متعلق پوچھتا ہوں۔ ان سپاہیوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری ہوئی کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اس لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل نہ واقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے، ورنہ کمک کی ضرورت نہیں تھی۔ جرنیل نے تیرویہ سے کہا، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبر سنائیں گے۔ سکاتیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ بندویہ نے کہا، ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4-5 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری طرف چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے کر آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔